आज आपको जो स्वस्थ दिनचर्या बता रहे हैं कि हम बिना दवा के कैसे स्वस्थ रहें। हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक इन सभी डॉक्टर से कैसे बचें। आज देख रहे हैं सब जगह आपके साथ एक षड्यंत्र हो रहा है, आयुर्वेद में भी वही हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक स्वस्थ जीवन हो। तो सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक एक दिनचर्या होता है। तो दिनचर्या तो समझ में आ रहा है, पूरे दिन का हमारा फॉलोअप। तो सुबह उठना कितने बजे, आज सबसे विषय यही आता है कि उठना कितने बजे। तो आपने सुना ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है, सूर्य निकलने से 2.5 घंटे पहले। तो सूर्य का टाइम तो बदलता रहता है, सर्दियों में कुछ और, गर्मियों में कुछ और बदलता रहता है। तो आप कैसे उठोगे सूर्य निकलने से 2.5 घंटे पहले? हो सकता है क्या? नहीं जी। अगर हम लोग सूर्य निकलने से 2.5 घंटे पहले उठते तो बीमारी नहीं पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि, वो लोग सूर्य निकलने से 2.5 घंटे तो ध्यान करते हैं वो लोग। अब हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो मैं आपको 2.5 घंटा नहीं 1 घंटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा अपने शरीर के लिए। मात्र उठने से भी आप ठीक हो सकते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है। पहले उठते थे ना, पहले हम लोग सूर्य निकलने से पहले उठते हैं। अब कितने बजे उठते हैं? 10 बजे, 11 बजे, ऐसे ही चल रहा है ना। तो हम सूर्य निकलने से 1 घंटे पहले उठते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके पीछे का कारण है हमारे मस्तिष्क के बीच में एक मटर के दाने के बराबर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। सुना ना आपने? ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर हमारे सारे ऑर्गन को एक्टिवेट करती है। जैसे पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और प्रॉपर अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो आप डायबिटिक होंगे, और आपको पता फिर पूरी ज़िंदगी दवाई खाते रहो। तो मैं आपको बताऊंगी दवाई खानी ना पड़े। हम डायबिटीज़ को लेकर परेशान हैं तो सभी लोगों ने अपनी अपनी, आयुर्वेद ने अपनी चूरन बेचा, एलोपैथ ने अपनी दवाइयाँ दी, सब ने अपने अपने दवाइयाँ बेची। कोई बता ये नहीं रहा कि क्यों ये बीमारी बन क्यों रही है। तो पेनक्रियाज के बारे में सुना ना आप लोगों ने कि पेनक्रियाज जो है हमारे बॉडी में इंसुलिन बनाता है, ठीक है ना। तो आज आप पेनक्रियाज के बारे में बताऊंगा कि पेनक्रियाज मान लो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है तो मास्टर ग्लैंड उसको एक्टिव करता है। तो मास्टर ग्लैंड का फंक्शन टाइम क्या है? सूर्य निकलने से 2.5 घंटे पहले वो खुलता है, और जैसी सूर्य की किरण निकलती है बंद हो जाता है। हर ऑर्गन का एक टाइम है। जैसे बड़ी आंत का, बड़ी आंत काम क्या करता है? मल निकालने का। तो मल तो पूरे दिन रहती है बड़ी आंत में, तो पूरे दिन आपको लैट्रिन जाना चाहिए। आप देखो 5 से 7 बजे के बीच में, सुबह जैसे होता है 5 से 7, उस समय आप अपान वायु बॉडी से निकलने लगती है। क्यों होता है? कि फ्रेश होने जाओ। तो ऐसे ही होता है, बड़ी आंत का काम है। सबका एक ऑर्गन टाइम बनाया गया है। हार्ट के तकरीबन पेशेंट देखोगे जिसको हार्ट की समस्या है वो 3 से 5 बजे के बीच में उसको बड़ी गंभीर समस्या आती है। होता है ना? ध्यान किया आपने? अब उठ गए, उसके बाद क्या करना? तो उठने के बाद क्या करते हैं हम लोग? पानी पीते हैं, यही है ना। तो पानी कैसे पीना? मैंने आपको बताया था सिर्फ पानी से भी ठीक हो सकते हैं। घूट घूट करके, सिप सिप करके पानी पीना। कुत्ते को आपने देखा, कुत्ते को जहां तक उसका जीभ जाता अपने आप ठीक कर लेता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, मुंह की लार। तो सुबह जो आपको बताया जाता गुनगुना पानी पिए। तो कई लोग बोलते हैं गुनगुना क्यों, ठंडा क्यों नहीं? तो गुनगुना पानी क्यों पीना? आपने देखा होगा कोई तेल की बोतल है या घी की बोतल है और उसको साफ करना है, किससे करोगे? गुनगुने पानी से। तो गुनगुना पानी सफाई के लिए होता है। तो जैसे आप दांत को तो रोज साफ करते हैं, शरीर को भी रोज साफ करते हैं। आपसे बोलूं कभी गले को किया है? या इंटरनली ऑर्गन को भी, इसको भी सफाई चाहिए ना। तो गले से नीचे तक की सफाई के लिए वही गुनगुना पानी। तो कोई भी आपसे पूछे गुनगुना क्यों, ठंडा क्यों नहीं, तो आप उसको ये बोल सकते हैं शरीर की सफाई, मुंह से मूलाधार तक की सफाई हो जाएगी। जैसे ही आप गुनगुना पानी पियोगे, मुंह से मूलाधार तक की सफाई हुई, बड़ी आंत में आपका कचरा जो भी पूरा दिन का खाया इकट्ठा हुआ, आप फ्रेश होने जाओगे। अब बड़ी आंत की सफाई होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? सरल भाषा में समझा रहा हूं ना। तो सुबह का गुनगुना पानी कितना पीना? तो कई लोग बोलते हैं 1.5 लीटर, कई कहते हैं 2.5 लीटर। सबके अपने अपने विचार रखे गए, और हमारा मानना है कि जितनी इच्छा उतना पियो। आपको 1 गिलास पीना 1 गिलास पियो, आपको 2 पीना 2 पियो। मेरा मानना है जबरदस्ती नहीं, शरीर के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करनी है किसी को। आपको जितनी इच्छा उतना पियो। तो 1 गिलास तो पी सकते हैं। तो पीने का तरीका सिप सिप करके। अब देखो सफाई भी होगी और साथ में एंटीबायोटिक भी चली जाए तो मुंह की लार बेस्ट एंटीबायोटिक है। एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली पर लगाते हैं, ठीक होती है, सुना है ना। तो आप क्या करो, मुंह में पानी भरो और कूड़ा करो और मुंह के अंदर ले जाओ। अब आपने एक बार कूड़ा किया, अंदर ले गए, आपने एक एंटीबायोटिक की गोली खा ली, बेस्ट एंटीबायोटिक दुनिया की, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कितना अच्छा काम है। आपने 2 बार कूड़ा किया, 2 गोली खा ली। अब 1 गिलास पानी को पीने के लिए आपने 15 से 20 बार कूड़ा किया, अब 20 गोलियां तो सुबह सुबह खा ली।
अब सुबह पहले सबसे ज़्यादा हमारे पेट में एसिड होता है, सबसे ज़्यादा हमें लार की ज़रूरत है, और मुंह की लार एल्कलाइन है, बॉडी एसिडिक है, तो हो गया ना पूरा। अब दिन में कितनी बार पानी पीते हैं? अब आपको नियम बना लो, पानी पिए तो घूट घूट करके, सिप सिप करके पिए, आपको बॉडी एल्कलाइन रहेगा, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह का गुनगुना पानी, बाकी टाइम आप घड़े का पानी पी सकते हैं। घड़े का पानी क्या होता है? मिट्टी के घड़े का, वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहता है। और ठंडा पानी पिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। ठंडा पानी पिए तो आपको जो शरीर के अंदर जो ब्लड है वो पूरा क्या करता है, हमारे पानी को गर्म करने के लिए चला जाता है, तो आंत संकुचित हो जाती है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होगी। तो पता क्या होता है, आपने सुना होगा पेट सफा तो रोग दफा, और पेट सफा नहीं तो सारे रोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ठंडा पानी कभी नहीं, ठीक है। पानी कैसा? घड़े का पानी रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहता है। और आप पीते फ्रिज का, आप जितने भी लोग देखेंगे जो फ्रिज का पानी पीने वाले हैं, उसको लंबी कॉन्स्टिपेशन मिलेगी, कब्जी मिलेगी। आ रहा समझ में? तो सुबह का पानी गुनगुना, बाकी टाइम घड़े का, मटके का पानी। आजकल आरओ वाटर, अब आरओ बंद हो गया तो एल्कलाइन वाटर। अब एल्कलाइन की जो मशीन है 2,80,000 की, कहाँ से लाएं? तो मैंने आपको बताया हमारे मुंह की लार एल्कलाइन है, तो हमने मुंह में लगा दिया। तो पानी जो साफ करने का तरीका है, आप मटके में पानी भरे, एक फिटकरी आती है पिंक कलर की, देखा आपने? एक तो फिटकरी आती है जो सेविंग करते हैं, वो सफ़ेद रंग की होती है, एक होती है पिंक कलर की, गुलाबी कलर की, जो ऊंट को देते थे पेट साफ करने के लिए। आपको कभी कोई फौजी भाई आपको मिले या आप बैठे हो तो आपको पता है, एक फौजी भाई ने मुझे बताया कि हमारी ऐसी जगह पर ड्यूटी थी जहाँ पर एक नहर का पानी आता था, और उस नहर में तो कई बार बकरी भेड़, कई बार तो ऐसी लाश भी मरी हुई बहती थी, और हम लोगों को वहाँ पर सरकार ने फिटकरी दे रखी थी, वही पिंक कलर की। तो वो फौजी, आपको पता है कि सरकार को कितना उस पर खर्चा लगता है फौजी को तैयार करने में, तो फौजियों को फिटकरी दे रखी थी। यानी वो गंदा नहर का पानी भी फिटकरी को घुमाकर पिएंगे तो पानी साफ हो जाता है। तो आप क्या करें, आपके पास तो शुद्ध पानी आता है, साफ आता है, ठीक है। तो आप मटके में भरें और फिटकरी लें और पानी में डुबोकर 7 बार लेफ्ट और 7 बार राइट, ठीक है, फिटकरी बाहर निकाल लें, आपका पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना, पानी साफ हो गया बिल्कुल, आप इस पानी को पी सकते हैं, ठीक है। और एक भस्म आती है गोबर के कंडे की राख, उसको भी आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे, अगर है बनाना आता है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ से भी ले जा सकते। दिया मैंने आपके पेशेंट को, अब आधा चम्मच उसमें डालकर पानी में घुमा दें। पानी को आप जांच करके देखना, जो गंगा जल का पानी होता है ना, सेम वैसा बन जाएगा, शुद्ध पानी। तो मैंने आपको पानी शुद्ध करने का तरीका बता दिया। भस्म नहीं है कोई बात नहीं है तो फिटकरी घुमा लेना, ठीक है। 5-7 पत्ते तुलसी के ले लो, तुलसी बेस्ट एंटीबायोटिक है। तुलसी 2 तरह की होती है, रामा एक श्यामा। श्यामा यानी सांवला रंग पत्ते का, रामा यानी हरा रंग, ठीक है। सांवला पत्ते ले लो, 5-7 पत्ते तुलसी के डाल लो। तो फिटकरी घुमाया 7 बार लेफ्ट 7 बार राइट, और तुलसी के पत्ते 5-7 पत्ते डालो। अब पानी आपका बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, ऐसा पानी आप पी सकते हैं। पानी का क्लियर हो गया, पानी पी लिया, उसके बाद फ्रेश होके आए। फ्रेश होके आने के बाद क्या करते हैं, दांत की सफाई, ब्रश करते हैं, है ना। सभी लोग ब्रश नहीं किया, पहले तो ब्रश नहीं था, पुराने समय ब्रश था क्या, दतून था, ठीक है। दांत की सफाई करी, ब्रश। तो आप दांत की सफाई का सबसे बड़ा विषय मैंने बताया था आप लोगों को, जितने भी लोग आप पेस्ट कर रहे हैं उसमें सब में झाग निकलता है ना। और आप देखते हैं जब पेस्ट करते हैं तो मुंह सूख जाता है, लार नहीं बनती। सुबह हम अगर मीठे से आप खाओ तो आपको देखना ड्राई हो जाएगा मुंह। सुबह पहले कड़वा या होता नहीं कि देखा तीखा लेंगे तो उसमें लार बनती है, तो नीम का दातून आपको कड़वा होता है, ठीक है। नमक तेल हल्दी से करते हैं तो लार बनेगी। तो सुबह जो आपको दांत की सफाई करनी है, या तो नमक तेल हल्दी लो या फिर नीम के दातून। तो इसके बारे में तो बताया था मैंने आपको कि जिसमें झाग बनता है उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, और जिसमें भी सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है वो आपको नुकसान करता है। सुबह का दांत की सफाई हुई, दांत की सफाई के बाद क्या होता है, स्नान, नहाते हैं। और आपसे पूछूं क्यों नहाते हैं तो बता सकता है कोई? नहीं पता। शरीर की सफाई कहते हैं ना, शरीर की सफाई का कोई विषय नहीं है, सुबह का स्नान करना होता है इस बॉडी को ठंडा करना। जैसे आपके घर में पानी की मोटर है, आपने उसको घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे चलाए, कहते हैं ना भैया बंद कर दो, गर्म हो जाएगी, फूक जाएगी। तो आपका शरीर भी एक मशीन की तरह, जब आप जन्म लिए तो आपको पता है मशीन चल गई, अब आप रात को सो रहे तो बंद हो जाती है क्या?
तो जो मशीन 2400 घंटे लगातार चल रही हो, उस मशीन को भी 24 घंटे में एक बार ठंडा करना जरूरी है। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो गया काम से, ठीक है ना, और ज़्यादा गर्म है तो बुखार है। जब इस शरीर पर आप पानी को डालते हैं तो आपके बारीक बारीक रोम छिद्र है। पसीना कहाँ से निकलता है, कभी देखा आपने? बारीक बारीक रोम छिद्र इसी से निकलता है। तो ये अपने शरीर में जो ठंडा पानी गया इसी को सोखता है। तो ये मशीन 24 घंटे में एक बार ठंडा करने के लिए स्नान करना होता है। अब तो समझ में आ रहा है ना जी। कई लोग क्या करते हैं जी, गर्म पानी से नहाते हैं। मैंने कई बार देखा कि गर्मियों में भी लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं। उसको वात की समस्या होती है बहुत ज़्यादा, वायु की। और हमारे शरीर में कहते हैं कि वात अगर बढ़ गया तो पित्त और कफ को असंतुलित कर देगा, और पित्त कफ असंतुलित होना यानी रोग होना। तो ठंडे पानी से नहाए। अब सर्दी के समय ठंडे पानी से कैसे नहाए? आप गंगा स्नान तो गए होंगे, सर्दी में गए हैं ना? गए हैं तो वहां पर कैसे नहाए? गर्म पानी किया, गंगा जी का पानी गर्म किया। गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो सबसे पहले पैर डुबोते हैं। देखा ना, थोड़ी देर तक पैर रखते हैं, फिर धीरे धीरे घुटने तक ले जाते हैं, फिर कमर और फिर नीचे। आजकल क्या है, जब हम अपने घर में बाथरूम बनाया तो सबसे पहले तो शावर लगाया ना, महंगा शावर। अब वो पानी कहाँ जाता? सीधा ब्रेन के ऊपर। अब ये पता सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आपने पानी यहां गया तो आपको पता एकदम से सुबकी आती है ना एकदम। अब क्या होता है कि शरीर को पता नहीं था कितना ठंडा पानी आने वाला है, तो क्या होता है, इसका असंतुलित हो जाता है। तो वात पित्त कफ असंतुलित हो जाता है, और वात पित्त कफ का असंतुलित होना रोग होना। तो कभी भी पानी सिर पर ना डाले, पैर पर डालो, उसके बाद स्नान करो, यानी अलर्ट कर दो, अलर्ट करके नहाना। अब आपको ठंडी लगेगी, करके देख लेना। यही विद्या मुझे पढ़ने के लिए मैं गया था कि हमें स्वस्थ कैसे रहें बिना औषधि के, बिना डॉक्टर के। तो स्नान हो गया। नहाना भी कितने बजे? सूरज निकलने से पहले अगर स्नान करते हो तो वात पित्त कफ सही रहता है। सूरज निकलने के बाद अगर स्नान करते हो तो आपका वात बढ़ जाएगा। कैसे? अब देखो, शरीर गर्म है, ठीक है, और जठर में अग्नि आई। सूरज निकला तो जठर में आती है ना, जठराग्नि कब हो? सूरज के साथ चलती है। सूरज छुपा तो अग्नि बुझी। अब शरीर में अग्नि प्रज्वलित हुई है, और आग पर पानी डालो तो स्टीम, भाप होगा ना। तो इसीलिए कहते हैं जठर में अग्नि आने से पहले स्नान करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप स्वस्थ रहोगे। ये पूरा स्नान का विधि है। अब कहते हैं ना, सिर्फ आप जड़ी बूटी, सिर्फ आप अपनी दवाई कभी ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने बोला स्वस्थ दिनचर्या सुनना बड़ा जरूरी है, तभी आपको बैठाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो सुबह का स्नान सूरज निकलने से पहले स्नान करें स्वस्थ व्यक्ति। अब पेशेंट है, बीमार है, क्या करें? तो पेशेंट उठ नहीं सकता, बेड पर है, तो उसको कपड़ा में पानी को थोड़ा करें, उसके शरीर को स्पंजिंग, मतलब उसको साफ करें, ठीक है जी। उसका कपड़े रोज चेंज करें, ऐसा तो कर सकते हैं। काम मैंने कभी नहीं बोला कि मैं पेशेंट ठीक कर दूंगा, मैं किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता। मेरे पास सभी पेशेंट आ रहे हैं कैंसर के, मेरे पास कैंसर की दवाई भी नहीं। मैंने बताया ना आप लोगों को, मेरे पास कोई कैंसर की दवाई नहीं है। तो पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं? तो भैया मैंने नहीं पता कैसे किया, मैं तो उसके पूरे शरीर को ठीक किया, और हमारा शरीर ही हमारे शरीर को ठीक करता है। तो शरीर को ठीक करने का दिनचर्या आपको मैं बता रहा हूँ। तो सुबह का पता चल गया, पेशेंट के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब देखो, स्नान हो गया तो नहाने के बाद क्या होता है? चाय। देखो ये बात आप भूल रहे हो, स्नान करने के बाद बेड टी आता है ना, चाय तो बना दो, 1 कप चाय। देखो चाय के बारे में सबको पता है। आपको पता है हमारे देश की आज़ादी की क्रांति की लड़ाई, पहली लड़ाई किसने लड़ी थी? मंगल पांडे। और क्या था वो? एक कारतूस, उसके ऊपर चर्बी लगा होता था, ठीक है, उसको मुंह से निकालते थे, और उसी बात पर लेकर लड़ाई चली थी। और आज तक वही सिस्टम चल रहा है। जो आप लोग चाय पीते हो, राजीव दीक्षित को आपने सुना होगा। राजीव दीक्षित ने चाय के बारे में बताया था, संसद भवन में हंगामा भी हुआ था कि चाय के अंदर बताते जो कत्ल खाने हैं, जो कत्ल खानों में सब कुछ बिकता है, उसका हड्डियाँ भी बिकती है, पता है ना आपको। वो चीनी की कंपनियाँ लेके जाती है, उसका मांस वो विदेश जाता है, और रक्त चाय की कंपनियाँ लेके जाती है। कुछ कंपनियों का नाम भी आता है, जिसको नहीं मेरी बात पर विश्वास, तो राजीव दीक्षित को जिसको सुनते हैं उसमें सुन लेना, ठीक है। और चाय किसने दिया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज हमारे क्या थे? दुश्मन। और दुश्मन कोई चीज़ दे तो लोगे क्या? मैं आपका दुश्मन हूँ और मैं आपके घर जाऊँ, भैया मिठाई खाओ, आप बोलोगे भैया रख दो, कोई बात नहीं, आप आ ही गए हैं तो रख दो। मैं बोलोगे नहीं जी एक तो खा लो, आप बोलोगे यहाँ से चले जाओ भैया, ज़्यादा
हाँ, चालाक मत बनो, रख दो, नहीं तो चले जाओ, नहीं खानी दवाई आपकी मिठाई। ठीक है जी। तो आपके घर में जो चाय है वो दुश्मन ने दिया है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि दुश्मन जो दे उस पर विश्वास ना करें। तो अब चाय किसको पिलाएं? दुश्मन को ही। समझ में आ गया जी। तो आपके घर में कौन आते हैं दुश्मन? आपके अपने मामा, चाचा, ताऊ, यही ना, बहन। तो मांगेंगे चाय तो आप दोगे? मैं एक ही बात कहूँगा, उसको बताना। और चाय से नुकसान बता देता हूँ। चाय क्या एसिडिक है पता है? चाय में निकोटीन है, टैनिन है, और सही पूछो तो जो सिगरेट पी रहे हो ना, वही चाय में भी है। सिगरेट पीने वाला और चाय पीने वाला में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये चाय बंद करके सिगरेट ही पी लो, फिर निकोटीन है ना उसमें भी सर, है ना। तो ये आप लोग कहते हैं नशा, सिगरेट पीने वाला छोड़ सकता है, लेकिन चाय पीने वाले को चाय छुड़वा के दिखाओ, छूटती है क्या? नहीं छूटती। नहीं, कई लोग आते हैं मेरे पास, नहीं जी चाय नहीं छूटेगी, दवाई 2 चम्मच दो। और इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ेगा, आपको पता है, कहते हैं कि एसिड बढ़ गया। आप बोलो हिंदी में बताओ भैया। ये तो होता है, जो हार्ट के लिए जाते हैं आप, स्टंट पड़ती है ना, तो हमारे जो हार्ट है उसमें आर्टरी एक वेनरी है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेट हार्ट ही करता है, ब्लड को खींचता है, उसको पंपिंग करके फोर्स के साथ फेंकता है, यही ना जी। अब जैसे आर्टरी है और वेनरी, जैसे ही आपके ब्लड को खींचा तो आपका बॉडी के अंदर, आपने चाय पिया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। आप हिंदी में पूछो तो डॉक्टर कहेगा कोलेस्ट्रॉल यानी पित्त बढ़ा, तो खून गाढ़ा हुआ, एसिड बना उसमें। तो जब वो ब्लड को खींचता है तो वेन्स चिपकती है। कई बार देखते हैं ना, सुई से चुभता है बाईं तरफ, दर्द नहीं होता, कई बार लगता है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा स्टंट डलेगा। स्टंट जानते हैं, जो पैन में स्प्रिंग होती है ना, ऐसी स्प्रिंग डालते थे, ब्लड आपका नस थोड़ी चौड़ी हो जाती है, अरे ब्लड आराम से आने लगता है। थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि आपने चाय तो बंद नहीं किया, स्टंट के आसपास फिर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, वो बोलेगा दोबारा स्टंट डलेगा। तो 3 बार स्टंटिंग होती है, तो अप्रोक्सीमेट चार्ज होता है 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो 3 बार तो ये होगा। चौथी बार बोलेंगे अब इसमें स्टंट नहीं पड़ेगा, और यहाँ से पेट काटेंगे, बाईपास सर्जरी, पैर में से नस निकालेंगे, लगा देंगे, तो 10 लाख अप्रोक्सीमेट वो लगा लो, हो गया। तो 20 लाख रुपये अलग से रख लो, वो चाय पीना। तो पता सबको है चाय एसिडिक है, और एसिड बढ़ेगा तो घुटने का दर्द भी आता है, और एसिड बढ़ेगा तो अल्सर भी होता है। और अल्सर को क्या बोलते हैं? अब अल्सर बोलेंगे तो कमाई नहीं होता, तो अल्सर को दूसरा नाम ले लें तब तो कमाई हो जाएगी। ये तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इसके पीछे मैंने कुछ भी आपको देने को नहीं बोला। ठीक है, आप मेहमान आए तो क्या दे? अरे गर्मी का समय है तो नींबू की शिकंजी दे दो। और मेहमान है पैसे वाला, गाड़ी बंगले वाला, नींबू की शिकंजी में बेइज्जती हो जाएगी। तो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, उसकी मेहमान नवाजी करनी, तो फलों का रस दे दो। ठीक है, मौसमी, आपको और भी चीज़ें, मान लो अनार, मैं मना नहीं कर रहा आपको, मेहमान के लिए, पेशेंट के लिए नहीं है। पेशेंट को मौसमी का नहीं देना, खट्टे फल मना कर रखा मैंने। ठीक है जी। तो अपने मेहमान के लिए फल, और कई अभी गर्मी का समय, नींबू तो 300-400 रुपये किलो हो जाता है, बड़ी समस्या है। तो आप क्या करो, 1 गिलास पानी और छोटा सा गुड़ दे दो, पहले देते थे ना। तो मेहमान नवाजी हो सकती है, गरीब से गरीब, अमीर का भी बता दिया, और मीडियम मध्यम वर्ग का भी बता दिया। तो चाय का किस्सा समझ में आ गया। चाय मेरे पेशेंट को मत देना, ठीक है। और आपको पीना तो पी लो, मेरा भी धंधा चलेगा, मेरा तो काम है आपको बताना, बाकी करना नहीं करना आपकी मर्जी है। तो आपको बीमार नहीं होना, क्योंकि पेशेंट को ठीक करने की तो बात है नहीं, हम कहते हैं आगे बीमारी ना हो, इसी के लिए बात बता रहा हूँ। तो चाय बंद, तो सुबह पहले जैसे ही आप चाय बंद करोगे तो भूख लगेगी बड़ी तेज। तो आयुर्वेद कहता है कि सुबह पहले राजा की तरह खाओ। अगर आपने भरपेट भोजन किया तो दोपहर में भूख आपको नहीं लगेगी, ठीक है जी। अब लगेगी शाम को, ऐसा ही होता है। और सुबह क्या करते हैं आप लोग? नाश्ता, ब्रेड, बिस्किट, 1 चपाती दे दो, फटाफट खा के भागते हो। तो वही लोगों को दोपहर में खाने की जरूरत पड़ती है। आपने सुना था ना कि हे परमात्मा 2 वक्त की रोटी दे दे, सुना था ना? कभी किसी को बोलते सुना कि हे परमात्मा मेरे को तो 3 वक्त की दे दे, या मेरे को तो 4 वक्त की दे दे, जिसको 2 वक्त मांगता उसको दे दो, यही था ना। इसके पीछे का रहस्य बताता हूं। अगर आप 2 वक्त का खाना खाते हैं तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। और 2 वक्त का भोजन बताया गया, सुबह और शाम का जो भोजन है जो डिफरेंट होना चाहिए, वही आपको अगर आपने किया तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। रात का भोजन कभी नहीं बताया, रात्रि भोजन कहीं नहीं लिखा है। ये रात्रि भोजन जिसने किया उसी को समस्या हुई है, ठीक है। तो सुबह का भोजन भरपेट करो, भरपेट करोगे तो दोपहर में भूख नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब दोपहर में भूख लगी तो क्या करें आप? ये मूंग, चना, मोठ
अंकुरित कर लो। ये आप लोग सुबह खाते हो, ठीक है, ये खा लो दोपहर में, लगे तो जो हार्ड वर्किंग करते हैं, पसीना बहाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उसको लगे तो ये आप अपने डिब्बा भर के ले जाओ। और आप क्या करो, आपको 4 बजे भूख लगती है, ध्यान है, बड़ी तेज लगती है, मन करता कुछ बिस्किट, नमकीन, चाय, टोस्ट, मन करता है ना जी, समोसा, यही आता मन में। 4 बजे भूख लगती है, सबको लगती है। क्यों लगती है, इसके पीछे का विज्ञान बताता हूं मैं। आपके शरीर में जठराग्नि सुनी ना, और हमारी जठराग्नि सूर्य से चलती है। आपका शरीर 5 चीज से बना है, पता है, मिट्टी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, यही है ना जी, पूरा 5 तत्व, मिट्टी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पूरा वायुमंडल है। इस वायुमंडल में जो भी कुछ होगा आपके बॉडी में भी होगा। अब इसमें सूर्य निकला तो इसमें जठराग्नि प्रज्वलित हुई, अब इसमें सूर्य छुपा तो अग्नि भी बुझी, ठीक है। और आपने कभी दिया को बुझते देखा है? दिया बुझने से पहले बड़ा तेज फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, देखा ना आपने, बुझने से पहले करता नहीं जी। तो यही 4 बजे जब सूर्य, आपने देखा सूर्य छिपने से 1 घंटे पहले बड़ी तेज भूख लगती है, तो वही कहानी है, सूर्य छुपने वाला है, दिया बुझने वाला है, जठराग्नि बड़ी तीव्र होती है। और आयुर्वेद कहता है कि उस समय अगर भोजन कर लो तो वो भोजन आपके अमृत के समान है, अमृत, मेडिसिन। और रात का भोजन विष के समान है, स्लो पॉइजन। देखो आपने देखा जैन धर्म में जैनी लोग सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन देखे हैं मैंने जैनी लोगों को, वो लोग क्या करते हैं, अपना लंच बॉक्स साथ रखते हैं, ठीक है। आप भी अपने घर से निकलते हो, अपना लंच बॉक्स साथ लेके जाओ, ठीक है, कहीं भी हो, बस में हो, ट्रेन में हो, ठीक है। आपने देख दवाई का डिब्बा भी साथ लेते हैं, डॉक्टर कहता है ना कि खाना दवाई तो कहीं भी खाते हैं ना, तो वो भी आपका है, एक लगा लो, वो आपका मेडिसिन ही है। कहीं भी भूख लगे आप लंच बॉक्स खोल लो और 4 बजे अपना भोजन कर लो। अगर आपने ऐसा 21 दिन भी कर लिया, मैं कहता हूं कि आप बीमार ही नहीं पड़ोगे सूर्यास्त से पहले। और पहले देखो किसी घर में इन्वर्टर होता था क्या? नहीं था जी। हम लोग लालटेन चिमनी में पढ़ाई करी हम लोगों ने, था ना जी। अगर चिमनी बोलूं तो आपको पता भी नहीं है, बुजुर्गों को पता है, बच्चों को नहीं पता है। एक हम लोग होता है ना, शीशे की बोतल लेते थे, उसमें छेद करते थे और एक बाती बनाते थे कपड़े की, मिट्टी का तेल डाल के जलाते थे ना, और पढ़ाई करते थे, नाक में धुआं भी घुसता था। अब देखो लाइट होती नहीं थी, कभी आई कभी नहीं आई, तो अंधेरे में भोजन बनेगा कैसे? तो हम लोग पूरे गांव की बात बताता हूँ, पूरा गांव हमारा सूर्यास्त से पहले भोजन खा लेता था। और जैसे ही अंधेरा होता था तो हमारी खाट बाहर निकलती थी। बेड नहीं था क्या बेड? बेड नहीं था, हम खाट पर बाहर निकालते थे या छत पर सोते थे, ये था ना जी। तो सभी लोग हम सूर्यास्त से पहले भोजन करते थे। तो उम्र कितनी थी पहले? 80, 95, 100, 105 थी ना। और अब कितनी है? 30, 35, 40, 55, 60। अब तो कहते हैं 60 साल में सरकार भी कहती है कि तुम्हारा शरीर काम करनी है, रिटायर्ड। और पहले 80 साल में भी हम खेती करते थे। अभी देखो आप अपने बच्चों से खेती करवा के दिखाओ, नहीं होगा। ये जो हमारे खेतों में आती है ना फसल की कटाई, अगर ये बिहारी ना आए तो नहीं होगा। बोलोगे भैया रहने दो, इतना तो डॉक्टर को दियाएंगे हम, बीमार पड़ गए तो फसल, खड़ी फसल भी खराब हो जाएगी। तो आज ये जान कहाँ गई बॉडी की? पहले 80 साल के उम्र के बुजुर्ग हमारे खेती करते थे, था ना जी। अब तो सही पूछो तो खेत छोड़ना पड़ रहा है, हो ही नहीं रही खेती, करने वाले कोई नहीं है। और जो बचता भी है तो वो लावणी करने वाले आते हैं, वो ले जाते हैं, बाकी ट्रैक्टर ले जाता है, ठीक है। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसके पीछे का कारण बता रहा हूँ। तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे पहले हम, सूर्य छुपने से पहले हमारा भोजन हो जाता था, तो इतनी बीमारियां नहीं थी। पहले देखा इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल थे क्या? नहीं थे। ये जब से हुआ, जब से क्या होता, आप कितने बजे खाना खाते हैं आप लोग? 10 बजे, 11 बजे, कई बार तो 12 बजे तक हमने लोगों को देखा खाना खाते हुए। वही लोगों, क्योंकि अब जठर में अग्नि नहीं है और आप भोजन कर रहे हो तो भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। जैसे आप चाय बना रहे हो या मान लो कि आप दाल बना रहे हो और गैस को कर लो बंद, क्या बनेगी आपकी दाल? तो वही कहानी है, आप रात का भोजन करते हो, वो भोजन पचता नहीं है, तभी ये बीमारियां होती है। अगर आपने ऐसा किया, जितने भी लोग जॉब करते हैं, क्या करें जी, हम तो लेट आते हैं, हमारा ड्यूटी ऐसा है, 11 बजे छूटते हैं, 10 बजे छूटते हैं, अब हम क्या करें? तो लंच बॉक्स लेके जाओ, कर सकते हैं ना। अब रात हुई जी, भूख लगी तो क्या करें? भूख लगे तो माँ का दूध, माँ जानते हैं, एक ही चीज को जानते हैं, जन्म देने वाली, है ना, एक ही माँ जानते हैं। जबकि हमारी माँ 9 माँ है, बोल तो दिया आपने, 9 माँ। धरती को क्या बोलते हैं? गंगा को गायत्री,
गऊ को, ऐसी हमारी 9 माता हैं और उसी को कहते हैं मानव, जिसके जीवन में 9 माँ। अब तो सिर्फ एक ही माँ ध्यान है और वो भी परेशान है, उसको भी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। जबकि कृष्ण जी की सुना था ना, एक माँ जन्म देने वाली, एक माँ पालने वाली। कई बार जन्म देने वाली माँ का दूध नहीं होता, तो डॉक्टर कहता है क्या, भैंस का दूध पिलाओ। मना करता है ना, भैंस का दूध नहीं पचेगा। गाय का क्यों पिलाएं, माँ के दूध के बराबर है। इसलिए माँ थी, और अभी माँ कहाँ आपकी पालने वाली, अनाथ आश्रम में, गौशाला, ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि बेचारी दूध कम देती है। आपने जब अपने बच्चे को जन्म दिया था, कितना दूध था आपका? माँ जिसको बोलते हैं उसका दूध का आकलन होगा क्या? देखो, गाय के दूध का पूरा रिसर्च हो रहा है। गाय के दूध में बोरोसिन नाम का तत्व पाया जाता है जो ब्रेन को शार्प करता है। आपने देखा भैंस का पाडा या पाडी, 4 आपके घर में भैंस है, आप उसको छोड़ के देखो, अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाता हो। कभी उसके पास जाएगा औलाद मारेगी, कभी उसके पास जाएगा औलाद मारेगी, कहीं जाके चौथी बार आके माँ को ढूंढ पाता हो। और आपने देखा सड़कों पर जो गाय की झुंड चलती है, वो तो गाय एक तरफ और बछड़ा अलग। शाम को जब छोड़ा जाता है तो 100 गाय में भी अपनी माँ को एक झटके में ढूंढ लेता है। देखा ना आपने? तो उसका ब्रेन इतना शार्प होता है। कहते हैं ना, भैंस की बुद्धि। जो बच्चा आज पहली क्लास में पढ़ा, दूसरी भूल जाता है, जो दूसरी पढ़ा तीसरी भूल जाता है। जब तक वो डॉक्टर बनेगा सब भूल चुका है। एक ही चीज ध्यान रहता है, पैसा। यही आता है ना जी, यही कहानी हुई आगे चलकर। ये सारा, ये पूरा रिसर्च है। तो मैंने आपको जो बात बताया, गाय के दूध का, गाय के गौमूत्र का, गाय के गोबर का, ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो दिनचर्या से परे है। ये फिर आपको कभी यहाँ आएंगे तो मैं सारी चीज आपको बताता हूँ। बताया ना सारी बात को मैं, ये बताता हूँ मैं। तो ये कुछ विषय यहाँ के लिए भी छोड़ते हैं। तो आप तो समझ में आ गया। रात को क्या पियेंगे? भैंस का, गाय का। यमराज की सवारी क्या है? यमराज किस पर बैठा है? आ गया ध्यान? यमराज यानी भैंस का। समझ में आ रहा किस्सा? और किशन जी कहाँ खड़े हैं? गाय। इस समय मान लो सपोज दैट, कहते हैं धरती गोल है। आपने देखा क्या गोल है? नहीं देखा, माना ना आपने। मान लो इस समय आपको किशन जी मिले, यमराज मिले, किसके पास जाओगे? कौन जाना चाहेगा? बोलोगे जी अभी तो पोते का ब्याह करना है जी, किशन जी के पास जाओगे। हाँ, बहुत। अगर ऐसा आया तो आप लोग 100 बहाने मारोगे, और किशन जी मिल गए तो बोलेगे चलो जी चरणों में जगह दे दो। जो बातें हैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको मैं। तो एक उदाहरण दिया मैंने आपको। भैंस थी, कई लोग कहते हैं पहले भैंस नहीं थी, तो भैया गाय दूध देती थी और माँ देती थी, तो हमने उसी को माँ बोल दिया। भैंस थी, यमराज अभी नहीं गया। आपको कोई इलेक्शन नहीं होता वहाँ पर कि अभी इलेक्शन जीता और यमराज जी बन गए। तो मैंने जो बात बोला वो सारी बातें स्पष्ट है। शाम तक का विषय आपको समझा दिया मैंने। यानी अब रात को माँ का दूध पिए, यानी गाय का दूध पिए। अब अनाथ आश्रम से गाय को निकाल लें, ठीक है? और नहीं तो आपको भी अनाथ आश्रम रोज जाना पड़ेगा अपनी माँ से मिलने, रोज, क्योंकि वही बच्ची अभी माँ दूध नहीं दे रही है तो गाय का। और घर ले आएंगे तो आपको सभी बता रखा, गौमूत्र के बारे में भी। इसके बारे में आपको बताऊंगा इसमें कि गौमूत्र के नियम भी है। अब गाय दूध के लिए, गौमूत्र के लिए रखनी है। तो शाम तक का विषय समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप खाना कितने बजे खाओगे? जिस समय भूख लगे, है ना? अब ये मत बोलना कि भूख लगे उसी समय। और कहा भी गया है भूख लगे तो भोजन जरूर करें। अगर नहीं किया तो पित्त बनेगा, ठीक है? और वो पित्त बनेगा तो आपको अल्सर करेगा, और अल्सर करेगा तो वो बीमारियां का रूप ले लेगा, ठीक है ना? तो यहां तक का विषय क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं 4 जहर के बारे में। राजीव दीक्षित ने बताया था ना 4 जहर के बारे में, आज वो भी क्लियर करते हैं। पता है आपको 4 जहर के बारे में? हमारे किचन में है, हमारे रसोई घर में नहीं होता था। अब किचन और रसोई घर में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। आप तो बोलोगे एक ही बात है, जैसे इंडिया और भारत में फर्क। कहीं कहते हैं एक ही तो बात है, एक बात नहीं है जी, ठीक है? भारत के अंदर ऐसे कानून नहीं थे, ठीक है जी? अब इस कानून के गुलाम हो गए। पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अब कानून के गुलाम। आप कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू लॉ आपको ये सजा सुनाई जाती है, सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए। यही था ना जी? अब कहीं भी आपको सबूत नहीं पेश कर पाए, गवाह नहीं मिला तो आपको सजा हो जाती है। तो पहले नहीं था, पंचायत होती थी, पंचायत में फैसले हो जाते थे, जो फैसला होता था वो मान्य होता था। अब तो गवाह सबूत नहीं मिले तो भैया सजा हो जाएगी। और झूठ को सच, सच को झूठ करने के लिए ही वकील बनाया गया, नहीं तो वो वकील ही नहीं है, ठीक है? साफ साफ तो कोई भी
दे देगा। यही काम, बुरा मत मानना जी। आप वकील लगा होगा बुरा, है ना, ये गलत तो नहीं बोला। देखो जो बातें मैं स्पष्ट बताता हूँ, वो अच्छा वकील वही है। अरे सीधी सीधी बात तो हम ही कर लेंगे, आप अगर इसको कंप्लीट कर, मतलब सही को गलत कर सकते हैं तब तो आपके पास आ रहे हैं, और गलत को सही कर सकते हैं तो ठीक है। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे पास स्पष्ट है जो भी बात रखा मैंने। तो आज 4 जहर के बारे में जो बता रहा हूँ वो अपने रसोई घर से हटा देना। अब किचन को रसोई घर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जहर है सफ़ेद चीनी, ठीक है जी। तो अब कैसी खानी है? देसी खांड, ठीक है। चीनी के बारे में पता है ना, और गन्ने से ही चीनी बनती है, गन्ने से ही देसी खांड बनती है, गन्ने से ही गुड़ बनता है। लेकिन गुड़ का रंग काला और चीनी का रंग सफ़ेद क्यों? उसको इतने केमिकल डाले जाते हैं, जाके देखना कहीं, जब शुगर की यहाँ पर मिल है ना, नाक पर कपड़ा रखना पड़ता है। और जो शुगर के मिल में काम करता हो कभी नहीं खाता, उसको पता है। तो आपको देसी खांड के बारे में भी आपको बताया मैंने, ठीक है जी। देसी खांड यानी जिसका दूध से साफ। आजकल क्या होता है, रसगुल्ले जो बनते हैं शादियों में और जो चाशनी बच जाती है, उसी को ये लोग देसी खांड बोल के देते हैं। तो भैया उसके शुद्धिकरण के बारे में जहाँ आप लोगों को पूरी ध्यान रखना, जिंदगी का सवाल है, ठीक है ना। हमें इन डॉक्टरों से बचना है, तो देसी खांड का सेवन करें, ठीक है जी। दूसरा जहर आपने पहले ही बोल दिया, नमक। पहले नमक कौन सा खाते थे? डले वाला, मोटा मोटा। आपको पता है बारिश के टाइम पर पानी छोड़ता था, हांडी में रखते थे। अब ये कौन सा नमक आता है? झरझर गिरने वाला, फ्री फ्लो नमक। नाम नहीं ले रहा मैं, नाम लूंगा तो फिर सबको दिक्कत आ जाएगी। झरझर गिरने वाला अरे फ्री फ्लो कैसे हुआ? फ्री फ्लो करने के लिए उसमें केमिकल डाला गया है, पढ़ लेना आप। उसमें लिखा हुआ एल्यूमिनियम सिलिकेट, और एल्यूमिनियम सिलिकेट सीमेंट में मिलाया जाता है फ्री फ्लो करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है? आपके लुब्रिकेंट को सोखता है, बीपी को फ्लक्चुएट करता है। अब लुब्रिकेंट सूखेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यह लुब्रिकेंट है, उंगली हिल रही है लुब्रिकेंट है, हाथ हिल रहा है लुब्रिकेंट है, और जैसे ही सूखेगा तो ये कट कट आवाज करेगा, होता है ना। फिर ये क्या होगा? अर्थराइटिस। अब खाए जाओ अर्थराइटिस की दवाई, कब तक खाओगे? जिंदगी भर। शुगर की दवाई जिंदगी भर, बीपी की दवाई जिंदगी भर। तो फिर कैंसर की दवाई मरने के बाद भी शमशान घाट में डालनी पड़ेगी, अगले जन्म में ना हो। देखो हर बात कड़ी है लेकिन सुननी पड़ेगी, समझ रहे नहीं जी। तो आपके सामने जो बात रखी मैंने, ये बात स्पष्ट है। नमक यानी नमी, जिसमें नमी नहीं वो नमक ही नहीं। तो ले आओ, और किसी पर विश्वास मत करना, पिसा पिसाया नमक नहीं, कहीं ना कहीं फ्रेब है, तो डला लाओ, खुद पीसो, खुद छानो, खुद, क्योंकि ये बीपी की दवाई है आपकी, बीपी को फ्लक्चुएट करता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होगा तो, ठीक है। दूसरा लुब्रिकेंट को सोखता है। और आपको पता है इंदिरा गांधी ने नसबंदी की थी, उसके बाद सरकार गिर गई थी, उसके बाद चला था घेंगा रोग, बोले कि आयोडीन नमक खाना, कहते हैं ना जी। लेकिन ये पाकिस्तानियों ने नहीं खाया, उनको पता था कि ऐसा काम किया गया कि भाई लाठी भी ना टूटे और भैंस भी साफ हो जाए। तो ये नमक के अंदर खेल किया गया, इससे कुछ भी नहीं देखा गया कि इसमें ऐसा। आयोडीन हमारे, आपको पता, दाल में भी है, नेचुरल आयोडीन। इसमें केमिकल प्रोसेस द्वारा किया गया आयोडीन, हमें बाहर से आयोडीन की जरूरत नहीं है हमारे देश में, ठीक है। तो नमक आपको जो बता रहा मैं, ये नमक खाओ। आयोडीन नाम से कहीं ना कहीं हमारे माइंड वॉश किया गया। आ रहा समझ में? नमक का किस्सा हो गया पूरा, चीनी पूरा हो गया। अब तीसरा जहर क्या है? गेहूं। सुना ना आपने? पहले क्या खाते थे हम लोग? जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का। अब क्या आ गया? गेहूं। गेहूं में सबसे ज़्यादा ग्लूटीन है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार बताया था, ताशकंद समझौता के अकॉर्डिंग बताया गया था कि भारत को गेहूं देने से मना किया गया था। लाल गेहूं के नाम से भारत में बाहर से गेहूं आता था, तो बोला था गेहूं नहीं देंगे, समझौता करो। तो शास्त्री जी ने बोला था तेरे गेहूं नहीं चाहिए। ये तो पता है ना सब, आप तो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। तो उस समय सोमवार का व्रत रखवाया गया था, 1 दिन का व्रत। वो इसलिए था कि हम गेहूं बचा सके। जब गेहूं हम खाते नहीं थे, क्या हमारे यहाँ अनाज उगाते नहीं थे? कि हम लोग उगाते थे, तो गेहूं नहीं क्यों उगाते थे? कोई खाता ही नहीं था, तो बाहर से क्यों मंगाते थे? जब खाता नहीं था तो गेहूं को स्टोर कर सकते आप। जो चने को स्टोर करके देखना, जो इल्ली पड़ जाएगी, होता है ना जी। तो गेहूं स्टोर कर सकते थे। तो हम यहाँ बाहर से इसलिए मंगाते थे कि कहीं पर आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो उस जगह के लिए सरकार हेल्प करती थी।
तो उसके बाद क्या हुआ, जब सरकार ने ये बोला, शास्त्री जी ने, कि गेहूं उगाओ, तो हमारे भारत देश के वासियों ने बोला गेहूं नहीं उगाएंगे, कोई खाता ही नहीं है। तो उस समय MSP लागू किया गया, मिनिमम प्राइस रेट। तब बोला गया हम खरीदेंगे, सरकार बोली हम खरीदेंगे आपसे, तब आप लोगों ने गेहूं उगाया था। अभी भी देखते हैं आप लोग कई बार देखते हैं ना, अनाज मंडियों में गेहूं की बोरी बाहर होती है और बारिश गिर रहा है और वो सड़ रही है। आप लोग कहते हैं देखो सरकार कितनी पागल है, गेहूं खराब हो रहा है, इसका केयर नहीं कर रही। अरे अगर उसको केयर कर ली, अगर खराब नहीं हुआ तो दूसरी साल खरीदेगी, क्योंकि सरकार के पास स्टॉक है, आपदा कहीं आई नहीं है। लेकिन वो एक कानून बनाया गया कि आपसे गेहूं खरीदा जाएगा, तो हर साल गेहूं खरीदना उनको। ये तो सरकार के लिए फायदा हो गया कि ब्रेड की कंपनियां खरीद ले जाती इसको, और ब्रेड आपको बड़ा अच्छा लगता है खाने में। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसके पास स्पष्टीकरण है मेरे पास। गेहूं पहले बटेऊ आता था हमारे यहाँ, हरियाणा में कहते हैं ना बटेऊ, बटेऊ यानी हमारे जीजा जी, हमारे रिश्तेदार, तभी गेहूं बनता था ना जी, मांडा जब भी बनता था ना, हरियाणा वाले तो जानते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, मैं कहूँगा आपके दादाजी का दादाजी का नाम बताओ, तीसरी पीढ़ी का नहीं पता, पिताजी का पता है और पिताजी के पिताजी का पता, उसके बाद नहीं पता। तीसरी पीढ़ी में खेल हो चुका है। ठीक है जी, तो मैंने आपको जो बात बताई उसके पीछे का पूरा कारण, पहले हमारे यहाँ जब शादियाँ होती थी ना, तो वो एक चाइनीज बल्ब नहीं लगते थे, हम लोग लाल पीली हरी वो लाते थे, एक वो होता ना कागज, उसको तिकोनी काटते थे और उसको चिपकाते थे। जिस घर में वो बंदरवाल सा लगा होता, पता चलता है इसके घर में कोई प्रोग्राम है, शादी है, यही था ना जी। किसी चिपकाते थे, आटे के लिए बनाते थे गेहूं की, और आप चिपका के देखो, सूखने के बाद उसको हटा के देखो, हटेगा नहीं, फट जाएगा। आप जौ से चिपकाओ, चने से चिपकाओ, बाजरे से चिपकाओ, नहीं चिपकेगा। अब आ गया समझ में? तो ये हो गया। और चौथा जहर क्या बच गया? सफेद दूध, भूल गए दूध। अभी क्या लेते हैं आप लोग? गाय का दूध कैसा होता है? हल्का पीला, और भैंस का सफेद। तो ये सफेद अभी तो वो भी नहीं पीते, भैंस का दूध भी नहीं मिलता आप लोगों को, पैकेट का मिलता है। अभी सबसे बड़ी समस्या चल रही ना, पथरी 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 हो रहा है ना। आपको पता है ये पैकेट वाले दूध में क्या मिलाया जाता है? मेलामाइन, मेलामाइन मिलाया जाता है, जो सीमेंट उसमें लगाते हैं टाइल्स में। बोला मेरा पेशेंट को गाय का माँ का दूध चाहिए, तो भैया आप देख लो, आपको पीना है, आप मर्जी आपकी पियो, आप पियोगे तभी हमारा धंधा चलेगा। तो मैंने मेरे बारे में बता दिया, पैकेट वाला दूध, सफ़ेद दूध नहीं, हल्का पीला कलर का दूध, यही है ना जी। तो ये बातें, चार जहर भी क्लियर हो चुका है, आ गया समझ में? ठीक है। मैदा तो है ही बहन जी, जब गेहूं बंद कर रहा हूँ मैं, तो मैदा का क्या मतलब हुआ? मैदा तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। और अब तो जितनी भी बाजार में चीज़ें आती है ना, सब मैदे की, चाउमीन है ना, बर्गर, और उसके बाद आता है ना ये मोमोज, समोसा, प्रसिद्ध समोसा की दुकान होती है ना कई बार। यही बातें ध्यान रखना, कोई प्रसिद्ध नहीं हो, आपके साथ एक खेल हो रहा। मैदा, मैदा सबसे ज़्यादा चिपकने का गुण है। और हमारी बड़ी आंत जो है ऐसे असेंडिंग है, ये ट्रांसफर ऐसे डिसेंडिंग, ऐसे ही है ना जी। बड़ी आंत है, अरे भगवान कैसा है, इधर से खाया, इधर से पचाया, इधर से निकाल देता, ऐसा घुमाया क्यों? यही विज्ञान आपको समझ में नहीं आया। अब बड़ी आंत जो है वो आपकी, मान लो सपोज दैट इतनी चौड़ी थी, अब गेहूं ने क्या कर दिया, चिपक चिपक के सबका पेट खराब। और मैदा उसे, कहीं भी आप होटल में जाते हो, गेहूं की रोटी मिलती है क्या? नहीं, स्पेशली मान के देख लेना, नहीं, मैदे की। एक पूरा कॉन्सेप्ट चला है, गेहूं भी नहीं मिल रहा है, मैदा खा रहे हो, और सबसे खतरनाक है सारी मिठाइयां मैदे की है। तो चारों जहर मैंने आपको क्लियर कर दिया। किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? अब आपको बताता हूं, हमारे घर में ये जो तेल लेते हैं ना, कौन सा खाते हैं? रिफाइंड, यही है ना, सरसों का तेल। आपको पता है उसमें क्या मिलाया जाता है? पाम ऑयल। परमिशन है, क्योंकि इतना महंगा तेल खा नहीं पाओगे आप लोग। सरसों क्या रेट है देखो, उसमें निकाल के, बिक जाएगा इतना सस्ता। निकालो कितना निकलता आपका एक किलो में। फिर क्या रेट गया तेल, सरसों का तेल? ये सस्ता कैसे हो गया? आप लोग खा ही नहीं पाओगे। तो उसमें पाम ऑयल मिलाएंगे, परमिशन दी गई है, बाकायदा अप्रूव्ड दिया गया है। सरसों का शुद्ध तेल खाओगे तो आपको लुब्रिकेंट की समस्या आएगी नहीं। ठीक है। एक राजीव दीक्षित ने बताया था, एक तो सबसे रिफाइंड के तेल के क्लियर कर दें, क्या कहते हैं जी क्या दिक्कत है खाने में? तो राजीव दीक्षित ने कहा था कि जिस तेल को शरीर पर लगा नहीं सकते उसको खा भी नहीं सकते। तो आपने देखा होगा शरीर में हम सरसों तेल की मालिश करते थे, पहले ये था ना जी, कहते सरसों के तेल की मालिश करेंगे तो काले हो जाएंगे। तो आपके सारे बच्चे काले हैं क्या? किया ना सरसों तेल? ये सच्चाई है। ये कहीं ना कहीं दिमाग में नई जो जनरेशन आई उसको बोला गया।
तो नई नई कंपनी आ गई तेल लेके। देखो आप रिफाइंड तेल की मालिश करके देख लो, कभी सिर में लगा के देखो, लगा पाओगे क्या? नहीं। तो सबसे शुद्ध तेल है सरसों, और आप अपने आंखों के सामने निकलवाओ। अगर कोल्हू का मिलता है, कोई अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति है, उसका महंगा मत देखो, उसका प्रोसेस देखो, उससे पता करो क्या रेट की शीर्ष हुई है, ऑर्गेनिक है तो क्या भाव पड़ा है, तो प्रोसेस कितना होगा। देखो खाने के लिए फटाफट खा लिया, लेकिन आपको पता सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही डॉक्टरों की फीस। ये डॉक्टर से कैसे बचे? कहते हैं बीमारी से तो बचो ना बचो, लेकिन डॉक्टर से बचो। हुआ ना ये कहानी, अभी देखा ना आपने, क्लियर हो गया ना, सब कुछ बिक गया ना। ये तो डॉक्टर से बचो। आज आयुर्वेद में भी ऐसे डॉक्टर बैठ गए, तो हम लोगों से कैसे बचें, इसीलिए दिनचर्या बता रहा हूं। तभी मेरे पास इतना टाइम लगता है, और आप कहते हैं जल्दी करो, फटाफट करो, जाने दो। अब समझ में आता है इस बात है आपको, तो इसीलिए बैठाता हूं, इसीलिए मेरे पेशेंट को देखने में मुझे इतना टाइम लगता है। सुबह 10 बजे बुलाता हूं और शाम 4 बजे तक फ्री होते हैं। इतना बैठा के क्या करूंगा? फिर भी मैंने आपको बताया, फिर भी एक वीडियो वो भी दे दूंगा आपको मैं। तो तेल का समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास जो सब्जियां खाते हो, है ना, सब्जी सभी घिया तोरी सभी इंजेक्शन लगाते हैं, तो कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीज़ आपको नहीं खानी। अगर घर में तोरी लगाई है तो खा लो, ठीक है। बाजार से लेके आ रहे हैं तो जी आप ऐसी सब्जी लेके आओ जिसमें केमिकल ना लगे, जैसे कच्चा केला, कच्चा पपीता, सब्जी बनती है ना, मेथी, पालक, धनिया, साटी, चौलाई। अगर इसमें ज़्यादा छिड़काव करेगा तो जल जाएगा। थोड़ा बहुत भी किया है तो आप क्या करो, गर्म पानी में इसको भिगो दो, थोड़ा नमक डाल दो, 10 मिनट छोड़ दो, या थोड़ा गोमूत्र डाल दो, 10 मिनट छोड़ के दूसरे पानी में धो के इसको खा लो, ठीक है। एक आता है कमल ककड़ी, बाढ़ करेला, सेम की फली, बीन्स, ड्रम स्टिक, सहजन आता है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग देखो। अगर घर में कोई ऐसा लगा रखा तो मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी जिसको नहीं खाना, जैसे गोभी हुआ गैस करती है, आलू हुआ, भिंडी हुई, अरबी हुई, ठीक है। ऐसी चीज़ आपको, खट्टी चीज़ आपको नहीं खानी, आलू तो सभी सब्जी मिल जाएगी। गैस तो नहीं चलेगा जी। देखो मैंने बता दिया मेरे बारे में जो पेशेंट है, और पेशेंट को लेकर बड़ी हम लोग, तो ये बातें रखी मैंने, और एक पर्चा भी दूंगा उसमें सारी चीज़ भी बता दूंगा। तो बात समझ में आ गई सब्जी की, घर में उगी, मैं मना नहीं कर रहा, घर में उगी जो मना किया आपको बता दिया। अब आता है फल। पहले सब्जी भी मेहमान आता तब बनती थी ना, अब तो सब्जी में वो जान भी नहीं। तो आप एक और ले सकते हैं, दाल। दाल जो है मिट्टी की हांडी में बनाओ, बड़ी अच्छी लगेगी, किसी सब्जी को खाने की जरूरत नहीं है। और मूंग की दाल जल्दी पचती है, तो मेरा पेशेंट मूंग की दाल छिलके वाली जल्दी पचेगी। जो जल्दी पचेगा तो उसको शरीर को मेहनत नहीं करना पड़ता, कार्बन में कर्मठ नहीं होता है, और कार्बन सेल्स ही आपका डैमेज सेल्स होता है, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई, सब्जी भी क्लियर हो गया। अब फल में जितने भी फल खाते हो, केला, पपीता, चीकू, आम, अंगूर, किससे पकाया जाता है? कार्बाइड से। कार्बाइड क्या है? कैंसर कारक है, तो ऐसे फल नहीं खाने। जो कार्बाइड नहीं लगता वो खा सकते हैं, जैसे अनार। अनार में आप फल वाले से पूछना, भैया कार्बाइड लगाते हो? अरे बोलो कार्बाइड लगाएंगे तो काला पड़ जाएगा, पूछ के देखना, अनार में नहीं लगता। फिर नारियल पानी, परमात्मा देखो कितना अच्छा है, उसको पता था इंसान खेल करेगा, तो नारियल में देखो डबल छिलका लगाया। एक तो मोटा हार्ड परत लगाया, उसको बोला इंसान इसमें भी खेल कर देगा, तो एक छिलका और लगा दिया, छिलके पर छिलका, डबल सुरक्षा चक्र, डबल इंजन वाली सरकार। तो अब आगे समझ में, तो ये डबल आपका सुरक्षा चक्र दिया गया है। तो नारियल पानी पेशेंट जितना पिए पिलाओ, ठीक है। नारियल का वो गिरी वाली नारियल आती है ना, जो माता रानी को चढ़ाते हैं तो फोड़ते हैं तो गिरी निकलती है मोटी मोटी, ठीक है। अब कई बार दूध नहीं मिलता है शहरों में, क्या करे जी, दूध नहीं है, तो ऐसा गिरी वाली नारियल लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो और मिक्सी में डालो और पानी डाल के ग्राइंड करो और फिर उसको गारो, वो दूध बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी चाय नहीं बनती, तो ऐसा दूध भी पेशेंट को पिला सकते हैं। अब वो उसका जो बुरादा बचा, आप उसको चटनी बना लो, ठीक है, वो चटनी भी खिला सकते हैं। उसमें थोड़ा देसी खांड डाल के कोई मिठाई बना लो, वो भी दे सकते हैं। तो नारियल के बारे में आपको बता दिया सारी चीज़। तो आप महिलाएं हैं तो आपको अच्छे अच्छे डिश भी बनानी आती होगी, तो आप बना सकते हैं नारियल को लेकर। तो नारियल हो गया, उसके बाद अनार हो गया, ठीक है। 2 फल मुझे याद है जी जिसमें सुरक्षा है, वो देख लो। बाकी आपको पपीता खाना है तो मार्केट से कच्चा ले आओ, उसको अखबार लपेट के अनाज में दबा दो, अब पक जाएगा, ये खा सकते हैं। तो आप घर में पका रहे हैं तो आपको मना नहीं कर रहा है, तो घर में पका रहे तो केला भी खा सकते हैं, लेकिन पका हुआ बाजार का केला कार्बाइड का होता है, ठीक है। तो फल का क्लियर हो गया, सब्जी क्लियर कर दिया। अब आप बर्फ से पकाते हैं। हाँ, देखो अब मुझे नहीं पता जी, आजकल वो सिस्टम गया, डिप करते हैं आजकल, एक केमिकल आता है, अब कार्बाइड में डिप किया, उसको रख दिया, हो जाता है। तो आप देखो जी, आपको मैंने बता दिया, अगर शुद्ध है तो खाने को मना नहीं किया मैंने, ठीक है। अब आपको बताता हूँ बर्तन।
पहले कैसा बर्तन होता था? पीतल, तांबा, कांसा, लोहा और मिट्टी, यही है ना। अब क्या है? स्टील, एल्युमिनियम और नॉन स्टिक, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा बर्तन बताओ कौन सा? मिट्टी। मिट्टी सबसे अच्छा है। आपको बताऊं, उससे भी अच्छा बर्तन सोने का बना सकते क्या? अरे बोलो, आभूषण तो है नहीं सोने का। तो आपको सोने का बर्तन के बारे में बता रहा हूं। मिट्टी के अंदर सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, अभ्रक भी है, सारी चीजें। तो ऐसी मिट्टी, अब मिट्टी का कोई घड़ा लो और सुनार के पास जाओ, बोलो ये अगर सोने का बना है तो कितने का बनेगा? अंदाजा लगा लो। कई लोग कहते हैं टूट जाती है जी, महंगा पड़ता है। अरे उसका अंदाजा देखो ना, मिट्टी का सोने के बराबर है। तो अब किसी भी कोई बंदा बोले कौन से बर्तन बनाते हैं, तो बोलो सोने का। बोले चलो दिखाओ, बोले चलो, तो बोलेगा तो मिट्टी का है। अरे बोले ये तो सोना है। वो कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो मिट्टी वही है, भूल गए। मिट्टी की हांडी की दाल आप देखो होटल में कितने की मिलती है, घर में बनाओ ना, मेरे पेशेंट को खिलाओ ना। सबसे अच्छा इसमें रिकवरी होगा अगर मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। उसके बाद दूसरा बर्तन आता है आपका पीतल का। ठीक है जी, पीतल में कलई करनी पड़ेगी, खट्टी चीज नहीं बनती। ठीक है, नहीं दूसरा लोहे का, उसके बाद पीतल का है। लोहे के में बना सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन उसमें सब्जी काली हो जाती है। तो मैंने आपको बता दिया मिट्टी का बर्तन, उसके बाद लोहे का, उसके बाद पीतल का। और जो कांसे का बर्तन है वो खाने के लिए। कांसे के बर्तन में अगर किसी भी तरह से आपके भोजन के अंदर विष भी है तो आप देखो कांसा नीचे हरा हरा हो जाता है, उसको खींच लेता है। कांसे का बर्तन है तो सबसे अच्छा। और अभी एक बात कहता हूँ, पुराने समय की बात बताता हूँ। पहले कहते गरीबी आती थी तो भांडे बिक जाते थे। भांडा बोलते बर्तन, यानी बर्तन बेच के भी गुजारा हो जाता था। अब क्या बर्तन बेचोगे? स्टील का, बताओ क्या रेट मिलेगा? और अभी अगर कांसे का बर्तन खरीदा, आगे उसका रेट बढ़ गया, आप पुराने बर्तन देके नए बर्तन खरीद सकते, 2 बर्तन आ जाएगा एक के बदले में। तो पहले कांसा क्या रेट था, अब क्या रेट है, आप अंदाजा लगा लो। तो अभी आपका समय है, अगर आपके पुराने बर्तन हैं तो उतार लो। ठीक है, तो मेरे पेशेंट को मिट्टी के बर्तन में खिलाना। तो बर्तन भी बता दिया, 4 जहर भी बता दिए, सब्जी बता दिया और फल भी बता दिया। सारी बात क्लियर हो गए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात कर लोगे? अगर आपने ये किया तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको दवाई दूंगा। अगर आपने ये नियम नहीं किया, अगली बार मैंने पूछा तो मैं नहीं दूंगा। अब एक नियम और बच गया, सबसे उत्तम, सबसे जरूरी, गौमूत्र। ठीक है जी, तो सबसे पहले गौमूत्र का नियम आपको बता देता हूँ। गौमूत्र सबसे पहले देसी गाय हो, तो देसी गाय का सबको पता है? नहीं पता। तो देसी गाय की पहचान है, उसका जो कंधा होता है, सूर्य केतु नाड़ी, वो उठी होती है। ठीक है जी, जैसे उदाहरण के रूप में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये गाय, हाँ ये देखो, ये होता है ना, ये इसका धुआं है, इसको कहते हैं सूर्य केतु नाड़ी। ये यहाँ से सूर्य से क्रिया प्रज्ञा ऊर्जा को शोषित करती है। गौमूत्र में, गोबर में, दूध में यही क्रिया और प्रज्ञा ऊर्जा है। तो ये होना चाहिए। गले में झालर होगी, सींग होगी, पीछे पीठ थोड़ी उठी सी मिलेगी। ठीक है, नीचे नाभि मिलेगी। तो ये, अरे सबसे अच्छा एक और भी, दोगली में भी सारी चीज़ होता है, दोगली गाय में। अब कैसे पहचाने? तो जब वो बोलेगी तो उसके मुंह से उच्चारण निकलेगा माँ। और जर्सी कैसी बोलती है? वहाँ। और सिर में दर्द होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा उदाहरण बता दिया बोलने के बारे में, इससे पता चल जाता है। तो सबसे पहले देसी गाय हो। दूसरा, बीमार ना हो। बीमार गाय का गौमूत्र नहीं ले सकते, अगर ले लिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। कैसे पता चलेगा? हम तो डॉक्टर नहीं है। तो उसके नाक पर देखोगे पानी की बूंद मिलती है, हल्की हल्की पानी की बूंद है, तो वो बीमार नहीं है। अगर सूख गई तो बीमार है। तो डॉक्टर भी बना दिया मैंने आपको। ठीक है, बीमार ना हो। तीसरा, अगर गौ माता मान लो आज गर्भवती हो गई है, आज उसने गर्भ धारण किया है, तो आप उससे 45 दिन तक गौमूत्र नहीं ले सकते। ठीक है, 45 दिन के बाद यानी 1.5 महीने बाद आप उस गाय से गौमूत्र ले सकते हैं जिसने गर्भ धारण कर लिया है। अब गौ माता बच्चा देने वाली है, तो 45 दिन पहले मल गिरने लगता है और बच्चा देने के 45 दिन बाद तक मल गिरता है। तो 3 महीने लास्ट का छोड़ दो। ठीक है जी, अब बीच बीच का ले सकते हैं। 11 उस दिन ले सकते हैं, अमावस्या उस दिन ले सकते हैं, या फिर ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उस दिन में ले सकते हैं। ठीक है, ये नियम हुए। अब बर्तन के बारे में बताता हूँ। एक तो सबसे सूर्य निकलने से पहले गौमूत्र लेना, सूर्य निकलने के बाद नहीं ले सकते। अगर सूर्य निकल गया आप गौमूत्र ले रहे हैं, गौमूत्र एसिडिक हो गया है, आप लेंगे तो लीवर भी खराब हो जाएगा। सूर्य निकलने से पहले वो एसिडिक नहीं है। जैसे आप देखते हैं ताड़ी का पेड़, ताड़ी देखा है? ताड़ी जब सुबह लेते हैं तो वो पेट के लिए फायदेमंद है सूर्य निकलने से पहले। जैसे 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 सूर्य की किरण बढ़ती है वैसे वैसे उसमें नशा बढ़ता है। यानी वही ताड़ी सुबह तो आपको फायदा था, दोपहर में वो नशे के रूप में ली जाती है। ऐसी गौमूत्र है, सुबह सूर्य निकलने से पहले लेना। और जिस बर्तन में आप ले रहे हो वो बर्तन मिट्टी का हो,
चीनी मिट्टी का हो या फिर कांच का हो, बस 3 ही बर्तन बताए मैंने, कोई दूसरा नहीं। कई बार बोलेंगे जी आपने बताया कांसे का अच्छा, पीतल का अच्छा, मत ले लेना। अगर कोई धातु में ले लिया तो वो खत्म हो जाएगा, उसके गुण, अपने धातु अपने गुण छोड़ते हैं। ठीक है, तो मिट्टी, चीनी मिट्टी या कांच, ये 3 ही बर्तन बताएं, इसके अलावा नहीं। अब इस गौमूत्र आपने इकट्ठा ले लिया, अब क्या करना है जी, सूती कपड़े की 8 तय करो, 8 तय। ठीक है, और गौमूत्र को 8 बार छानो। छान लिया, अब आधा कप गौमूत्र और आधा कप पानी मिला लो। ठीक है जी, मिल गया। अब इसमें 5 पत्ते बेलपत्र के लेने हैं। बेलपत्र जानते हैं, शिव जी पे चढ़ाते हैं। एक पत्ते में 3 पत्ता होता है। ठीक, ऐसे 5 लो तो 3 के हिसाब से 5 या 15 पत्ते हो गए। अब सिलबट्टे में चटनी बनानी है, मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे पर। कोई भी औषधि बनती है, आपने देखा ना, मर्दन होता है, मिक्सी में नहीं करते हैं, तो सिलबट्टे पर चटनी बनानी है, पत्थर के सिलबट्टे पर। अब उसको आप क्या करो, गौमूत्र में डाल दो, जो आपने छान के रखा है, आधा कप गौमूत्र आधा पानी, उसमें डाल दो, मिला दो, और फिर एक बार सिंगल कपड़े की तह से एक बार और छान लो कि मोटा मोटा कोई पत्ता रह गया हो, पीते टाइम फंस नहीं जाए। ये सुबह सूरज निकलने से पहले, ठीक है, ये प्रक्रिया करनी है। और पीना भी सूरज निकलने से पहले। तो ये पीने वाला हो गया। अब किसी को भी जख्म है कहीं भी बॉडी के बाहर या बाहर है कहीं भी, या मुंह के अंदर है, तो आपको क्या करना है, गौमूत्र लेना, यही छना हुआ, उसमें पानी नहीं मिलाना है। ठीक है, और 1 गिलास गौमूत्र की मात्रा बता रहा हूँ, अगर मात्रा बढ़ानी हो तो आप दूसरा गिलास ले तो उतनी मात्रा हल्दी की बढ़ा लेना। 1 गिलास गौमूत्र में आधा चम्मच हल्दी डालना है। हल्दी भी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको यहाँ से दूंगा मैं, बाकी आप अपना मत लगाना कि मेरे पास अगर है तो भैया अपना जानो। मैं तो इसलिए दे रहा हूँ कि करक्यूमन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा है, और जो आप मार्केट में हल्दी मिल रही है वो आपको करक्यूमन निकाल लिया गया है। करक्यूमन बहुत महंगा बिकता है, तो वो हल्दी आपको जो दी रही है उसमें करक्यूमन नहीं है। इसी वजह से आप लोगों को कैंसर के सेल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। शुद्ध हल्दी खाओगे तो करक्यूमन आपके बॉडी के अंदर जाएगा, कैंसर के सेल्स डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है, आधा चम्मच हल्दी डाल के मिट्टी के बर्तन में 1 उबाल करनी है, बस 1 उबाल। 1 उबाल होने पर उसको उतार लो, उतार के एक बार सूती कपड़े से एक बार और छान लो। ठीक है, और कांच की बोतल में भर लो। अगर आपको मात्रा बढ़ानी है तो 2 गिलास है तो 1 चम्मच डाल लो, 1 गिलास की आधा चम्मच है, 2 गिलास की 1 चम्मच, इतनी मात्रा बढ़ा लो। और इसको आपको जख्म की सफाई करनी है। कहीं भी जख्म है बाहर का, मुंह के अंदर है तो मुंह में डाल के गरारे करने हैं। जैसे अंदर की गले के पास है तो ऐसे करके गड़ 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 गरारे करो और फिर फेंक दो। ठीक है, नीचे तक गया तो 1 घूंट और उसको पी लो। ये आपको सुबह सुबह, ये आपको दिन में कम से कम 5 से 7 बार करना है। सुबह वाला तो जो बेलपत्र वाला सूरज निकलने से पहले पीना है। ये आपको दिन में 5 से 7 बार आप लोग गरारे कर सकते हैं और इसको पी सकते हैं। देखो, जितनी बार आप गरारे करोगे उतनी जल्दी ठीक होगा। तो मैंने 5 से 7 बोला, और 8 से 10 भी कर सकते हो। ठीक है जी, बाहर की जख्म की सफाई करो। अब सफाई कर दी, फिर आपको यहाँ से एक स्प्रे दिया था, गेंदा का बनता, गेंदे के फूल का, क्योंकि बाजार में गेंदा आपको पता है हाइब्रिड कर दिया गया है। स्प्रे मारो। ठीक है, एक सदाहरी के बारे में बताया आपको मैंने। ठीक है, देखा आपने, वो आपको दिया भैया, फोटो दिया। सदाहरी के पत्ते लेने, उसकी चटनी बनानी है, उसको जख्म पर लगा दो, उसके रस को लगा दो, जख्म जल्दी भरता है। ठीक है जी, और गेंदा का पेस्ट भी बना सकते हैं। अगर शुद्ध गेंदा का फूल है जिसमें खुशबू आ रही है तो गेंदे के फूल की ऊपर की पंखुड़ी तोड़ो। ठीक है, पीली पीली वाली, नीचे वाला हरा वाला फेंक दो। ठीक है, ऐसे 3-4 फूल ले लो, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालो, थोड़ा सा गौमूत्र डालो और उसको सिलबट्टे पर चटनी बनाओ, वो पेस्ट बन जाएगा। तो गेंदा का पेस्ट ये भी आप जख्म पर लगा दो, जख्म बड़ी जल्दी स्पीड में बढ़ती है। तो दोनों बता दिया आपको, सदाहरी का बता दिया, गेंदा का पेस्ट ही बता दिया। तो ये गौमूत्र का विषय क्लियर हो गया, समझ में आया। अब तो कोई कितना पीना मात्रा बता दिया मैंने, आधा कप गौमूत्र आधा पानी। तो नियम समझ में आ गया। ये नियम आपको मैं PDF फाइल के रूप में भी दूंगा, अगली बार पूछूंगा भी, और ये वीडियो भी दूंगा। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं।